Good morning, friends. This is the only part I'll speak in English. पहले तो मैं सेव एजुकेशन कमेटी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे आपके सामने मेरे विचार रखने के लिए बुलाया, और उससे भी ज़्यादा इस बात के लिए कि एजुकेशन में जो एकदम गिरावट लाने की कोशिश पिछले 10 सालों से हो रही है, उसको रोकने का एक कंसिस्टेंट निरंतर प्रयास जो ये कमेटी कर रही है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। अब जब से ये सरकार तो अभी 11 साल से आई है, पर इनकी राजनीति 100 साल से चल रही है, और इनकी राजनीति जो है वो सरल रूप से कहा जाए तो हमारे जो भी संविधान के मूल्य हैं, जो हमको स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय देते हैं, जो हमको ये अधिकार देते हैं कि हम अपने जीने के अधिकार की मांग करें, उन सब अधिकारों के खिलाफ ये गरीब लोगों पर, श्रमिक लोगों पर, हाशिए के लोगों पर एक प्रकार के कर्तव्य को ही लादना चाहते हैं। ये मेरा अभी जो बात हुई थी लेबर कोड पे, किसानों के आंदोलन पे और शिक्षा पे, जो दूसरी बातें हो रही है, मुझे एक ही बात याद आ रही है कि ये समाज को 2 भागों में विभाजित करना चाहते हैं। हैव्स जिनके पास है और वो जिनके पास नहीं है। जिनके पास है उनके लिए अधिकार, जिनके पास नहीं है उनके लिए कर्तव्य। एक डिवीजन ऑफ लेबर जो अंग्रेजी में कहते हैं, वो इस प्रकार से करना चाहते हैं। अब जो भी कहा जाए, यूपीए गवर्नमेंट की लाख कमज़ोरियाँ थी, पर एक चीज़ जो हुई वो थी राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन हमारा अधिकार है, ये कोई खैरात में हमको नहीं मिल रहा, कोई दान दक्षिणा में नहीं मिल रहा। देश के सभी लोगों को एक अच्छी और उचित शिक्षा का अधिकार है। अभी मैं 1-2 दिन पहले एक कॉलेज में गया था, बहुत अच्छा कॉलेज है। कॉलेज के प्रोफेसर से बात कर रहा था, तो मैंने उनसे यही पूछा, भैया आप लोग ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हैं? तो उन्होंने मुझे एक लाइन में जवाब दिया, बोले ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ये नो एजुकेशन पॉलिसी है। अब एक तरफ से देखा जाए तो आम लोगों के लिए जो स्कूल हैं उनको बंद करना, ऐसी व्यवस्था शुरू करना जिसमें केवल जिनके जेब भारी हैं पैसों से, उन्हीं के बच्चे स्कूलों में पढ़ सकें, ये एक पहली बात उसके स्ट्रक्चर की है। अब शिक्षा का बजट, और उसी कॉलेज से मुझे पता चला कि पिछले 15 साल से कॉलेज में रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, शिक्षक ही नहीं आए, शिक्षकों को लिया नहीं जा रहा। तो शिक्षक भी नहीं है, विद्यार्थी आ नहीं सकते, स्कूल बंद हो रहे हैं, ये एक बात है। आखिर में इस जो राजनीति आज समाज को डोमिनेट कर रही है, समाज के ऊपर छाई हुई है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य, जैसे मेरे पहले के वक्ताओं ने बहुत अच्छे से बताया, कि उसका उद्देश्य आज हमारा जो लोकतंत्र है, जो सब लोगों के अधिकारों पर, सब लोगों के कर्तव्यों पर टिका हुआ है, उसमें से एक ऐसा समाज बनाना जहाँ लोकतंत्र नहीं रहेगा, समाज के एक वर्ण जाति का श्रेष्ठत्व स्थापित करके एक प्रकार की तानाशाही को समाज पे लादना। इसके लिए खैर 2 बहुत बेहतरीन इतिहासकार यहाँ हैं, वो आपको बताएंगे, पर मेरी छोटी सी समझ में पहले ये सिद्ध करना चाहते हैं कि वो आर्य ब्राह्मण अपर वर्ग शुरू से भारत में था। अभी तमिलनाडु में खोज हुई है, उसमें बताया है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता इनसे मिलती थी, वो एक और बात है। पर वो अपनी मेरी मुर्गी की 1.5 टांग वाला मामला कि भाई आर्य शुरू में ही यहीं के थे, और उसी की कल्पना में देश को ये बनाना चाहते हैं। और जो कल्पना देश में वो बनाना चाहते हैं, उसमें अभी आपने एक विवाद सुना होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी रोज़ कुछ ना कुछ नया शगुफा छोड़ते हैं। तो एक दिन को उनको लॉर्ड मैकाले पे गुस्सा आ गया, तो बोले भाई लॉर्ड मैकाले ने तो हमारी भारतीयता को गुलाम बना दिया। अब मैं ज़रा सोचा कि भारत को आज़ादी दिलाने में उन्हीं लोगों ने ज़्यादा काम किया जो इंग्लैंड में जाके पढ़ के आए थे।
वो गांधी हो, नेताजी बोस हो, सरदार पटेल हो या जवाहरलाल नेहरू हो। खैर, हर एक चीज़ के अच्छे और बुरे पहलू भी होते हैं, उस पर मैं नहीं जाता। पर एक मुझे और याद आता है, जो करिकुलम का जहाँ तक सवाल है, एक तो स्ट्रक्चर में ये कि भाई गरीब लोगों के लिए पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जहाँ तक उसका करिकुलम है वो और भी ख़तरनाक है। करिकुलम में वो जिस प्रकार की बातें डालना चाहते हैं, वो एक तरफ होता है वैज्ञानिक सोच, जिससे हम सवाल कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, और जिसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण हमारा GNU था, जिसमें हमारे 2 प्रोफेसर दोस्त काम करते थे। प्रोफेसर, टीचर अंतिम शब्द नहीं है। आप विवाद करो, सवाल करो, जब तक आप सच्चाई पे नहीं पहुंच सकते। अभी कल्पना आ रही है गुरुकुल की, 2 बातें आ रही है उसमें। एक तो भाई गुरुकुल में कौन जा सकता है, वो देखिए, जो दलित, महिला और समाज के वंचित वर्ग उसमें नहीं जा सकते, उसका बहुत गुणगान हो रहा है कि गुरुकुल मॉडल बहुत अच्छा था। और दूसरा, जो चीज़ें ये विकसित करना चाहते हैं, उसमें हर एक चीज़ को भारत के वेदों से या प्राचीन ग्रंथों से जोड़ना चाहते हैं। अब जैसे उनकी एक कल्पना है, उसको मैं थोड़ा मजाक के रूप में कहता हूँ। वो कहते हैं हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं। अब अनादिकाल में हम तो थोड़ा बहुत डार्विन पढ़ते हैं, तो हमारे पूर्वज तो बंदरों पे रहते थे, इसमें झाड़ों पे रहते थे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा जीवन था उनका भी। अब उनको वो बात इनकार नहीं है, तो उन्होंने डार्विन की थ्योरी को किताब से निकाल दिया। फिर हमारा शरीर पंचभूतों से बनता है। अब हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ और कहता है, वो बराबर बताता है एलिमेंट्स कैसे होते हैं, उसका ये है। तो पीरियोडिक टेबल को भी गायब करने की कोशिश है। मुख्य रूप से तर्कशील सोच, वो इतिहास के बारे में हो, विज्ञान के बारे में हो, सामाजिक विज्ञान के बारे में हो, उसको वो समाप्त करके एक ऐसा सिस्टम चालू करना चाहते हैं जहां अंधविश्वास और विश्वास के आधार पर समाज चले। और इसी शिक्षा नीति में जिस प्रकार का करिकुलम, एक शब्द बड़ा लोकप्रिय है, उसको पूरी आलोचना भी नहीं कह सकते, इंडियन नॉलेज सिस्टम। अब इंडियन नॉलेज सिस्टम का मैं मानता हूँ कि प्राचीन भारत में भी विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण विचार सामने आए। आर्यभट्ट हो, सुश्रुत हो, या चारवाक की जो फिलॉसफी हो, भगवान गौतम बुद्ध की वो फिलॉसफी हो, बहुत आए थे। पर इंडियन नॉलेज सिस्टम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बार दिया था। एक हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे थे, सामने सब डॉक्टर थे। तो डॉक्टरों की मीटिंग में कहते हैं कि प्राचीन काल में भी प्लास्टिक सर्जन थे। वेरी नाइस। कितने महान प्लास्टिक सर्जन कि मनुष्य के शरीर पर हाथी का सिर लगा सकते थे। एक्सीलेंट। अब ये इंडियन नॉलेज सिस्टम का अगर सैंपल है, तो भारत का विज्ञान जिसने इतनी प्रगति की नेहरू की नीतियों के कारण और दूसरे कारण, जो हमारा विज्ञान में आज प्रगति हुई है, उसकी पूरी तौर से नकारात्मक दिशा में ले जाना ये इनका उद्देश्य रहेगा। तो मुख्य रूप से बात यह है कि शिक्षा में वंचित तबकों के अधिकार को खत्म करना, राइट टू लाइफ में भी एजुकेशन का होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार समाप्त करना, और उसी के साथ साथ अगली आने वाली पीढ़ी को ऐसे विचार देना जो व्यवस्था को चुनौती न दे, व्यवस्था की बातों को चुपचाप मानकर एक ऐसी व्यवस्था को ही डुप्लीकेट करते रहे, ऐसी व्यवस्थाएं को बनाते रहो जहां ऊंच नीच है, जहां किसी की श्रेष्ठता मंजूर है। और वो बात करने के लिए उन्होंने एक और चीज़ भी किया। अब इनका ये जो विचारधारा है, इसके 2 महत्वपूर्ण अंग हैं। एक मुसलमानों से घृणा, क्रिश्चियन से घृणा, और दूसरा उनका जो पैर है, दूसरा जो आधार है, वो पुराने मूल्यों को वापस लाने की कोशिश, गोल्डन एज, स्वर्णिम युग, मनुस्मृति के युग को वापस लाना। तब मनुस्मृति के मूल्यों को तो धीरे धीरे घुसाया जा रहा है सिलेबस में। तो मुसलमानों का क्या करें? अरे मुसलमान हैं तो कम से कम मुगलों को इतिहास की किताबों से ही निकालो, इतिहास की किताबों से ही मुगल को निकाल दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। पर एक सवाल फिर आ जाएगा, कोई टूरिस्ट आके पूछेगा भैया ये ताजमहल किसने बनाया?
तो उसके लिए भी कोई जवाब ढूंढ लेंगे। कोई तो भी एक ऋषि थे, उन्होंने एक राजा को कहा ऐसा बना लो वैसा बना लो तो देश बहुत प्रगति कर लेगा। खैर, ये एजुकेशन सिस्टम पे जो हमला है, पूरे समाज के बाकी चीज़ों पर भी हमला चल रहा है। हमारे समाज के जो मूल्य हमको आगे जाने की प्रेरणा देते हैं, समाज के बदलाव की बात करते हैं, और ये बात मेरी छोटी सी समझ है कि समाज में जो भी बदलाव हुआ है वो उन लोगों से हुआ है जिन लोगों ने तर्कपूर्ण सोच के आधार पे आंदोलन चलाए हैं। जब भी आप विश्वास, अंधविश्वास कर देते हैं तो फिर ऐसे ही लोग खड़े हो जाते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर अपना छोटा भाई कहते हैं, और वो चिट्ठियाँ निकाल के आपको भविष्य और भूतकाल आपका बताते हैं। ये समाज का जो गिरावट हो रही है, ये पूरा सिस्टम है, और इसके खिलाफ जैसे अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे, जवाहर साहब कह रहे थे कि इस आंदोलन को, इस सेव एजुकेशन कमेटी को मैं फिर से धन्यवाद देते हुए कहता हूँ, ये आंदोलन जारी रहना चाहिए। हम कई बार निराश होते हैं, निराशा के बहुत सारे कारण हैं जो समाज में चारों तरफ फैल रहे हैं, पर ये शिक्षा के आधार, शिक्षा के वैज्ञानिकरण, मैं तो कहूँगा शिक्षा का वैज्ञानिकरण, जिसकी प्रक्रिया हमने काफ़ी प्राप्त भी की थी। 1980 के दशक में काफ़ी अच्छी चीज़ें आई थी, वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, हमारे करिकुलम के क्षेत्र में अच्छी चीज़ें आई। उन चीज़ों को लाने के लिए एक सतत अलग अलग धरातल पर आंदोलन की ज़रूरत है, और वो आंदोलन जल्दी सफल भी नहीं होगा। किसानों को अपनी मांगे मनवाने के लिए 10 महीने तक बैठना पड़ा, 600 लोगों की कुर्बानी हुई। मुसलमानों को अपनी नागरिकता को बचाने के लिए मुसलमान औरतों ने शाहीन बाग का आंदोलन किया और मुसलमानों की नागरिकता बचाई। हमको अपने शिक्षा के अधिकार को, शिक्षा के कंटेंट को बचाने के लिए भी इसी प्रकार का एक आंदोलन लगातार हमेशा चलने वाला, जो वैज्ञानिक मूल्यों पर हो, वो करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।